जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जो तकरीर की है ओआईसी में, एक तो बड़ा अहम सवाल ये कि उन्होंने कश्मीर के मौजू पर तो ठोक बजा के बात की, आप जानते हैं, और उसके पर उन्होंने कहा कि देखें वहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर बाहर से लाकर लोगों को जो है वहाँ पर बसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है उन्होंने कश्मीर फाइल्स की जो मूवी आई है, वज़ीर आज़म ने ये जो बात की, मुझे लगता है कि ये उसकी वजह से उन्होंने वो वाली बात उठाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि वज़ीर आज़म कश्मीर की, पैलेस्टीनियंस की और यमन के जो वहाँ पर मुसलमान हैं उनकी भी बात कर रहे हैं ओआईसी में, लेकिन उन्होंने किसकी बात नहीं की? इस्लामोफोबिया की बात करके जो चाइना के वीगर मुस्लिम्स हैं उनकी बात नहीं की। क्यों? उन्होंने कश्मीर पर भी बात की, उन्होंने पैलेस्टीन पर भी बात की, लेकिन उन्होंने वीगर मुस्लिम्स की बात नहीं की। बड़े ही अफसोस की बात है। लेकिन जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो ये बात भी मेरे जहन में है कि जो ममालिक जिनके इंडिया से या बाकी ममालिक से जब ओआईसी बात कर रहे हैं, हम तो इसराइल भी आ जाता है, क्योंकि ओआईसी का बनाने का एक मकसद ये था 69 में जो मस्जिद अक्सा पे हमला हुआ, उसके बाद मुस्लिम सरबराहान के जहन झंझोड़े गए और उन्होंने उसके बाद 2 बरस के बाद ये ओआईसी का क़याम किया। और आज आप देखें कि दुनिया कितनी तब्दील हो गई है कि वही जो तल अवीव से जब दारुल हुकूमतें शिफ्ट की जा रही हैं और की जा चुकी हैं यरूशलेम में, तो उस वक्त कोई बस ऐसी एक छोटी सी सरसरी सी इजलास हुआ टर्की में, जिसमें कि जो कलीदी ममालिक हैं उन्होंने बहुत लो लेवल पे हिस्सा लिया। तो जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ममालिक के अपने जो बायलैटरल इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं। यहाँ एक बात और भी मुस्लिम ममालिक को हमें समझना चाहिए कि जो हमारे कलीदी ममालिक हैं ओआईसी में, सऊदी अरब हो गया, बाकी कलीदी ममालिक गल्फ कंट्रीज के हैं, तो वो उनके अथॉरिटेरियन हुकूमत होने की वजह से उनके जाती मफादात भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ, तो जबकि पैलेस्टीनियन का फलस्तीन का जो मसला है, ओआईसी का चार्टर जब लिखा गया ये चार्टर, तो उसका आर्टिकल 1 उसका जो सब सेक्शन 8 है, उसमें फलस्तीन को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि फलस्तीन की किस तरह मदद की जाएगी और उस काज को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप देख लें वो काज अब और जमील साहब जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरफ वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में इशारा किया है कि सबके अपने अपने जो जाती मफादात हैं उन की वजह से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका है ओआईसी। दूसरा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट उसमें दी। उन्होंने कहा कि तमाम जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, उनको यूक्रेन और रशिया पर एक न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी कुछ दिन पहले रशिया गए थे और वहाँ पर पहुँचते उन्होंने कहा था कि वो बहुत एक्साइटेड हैं और क्या ज़बरदस्त वक्त है कि वो वहाँ पर आए हैं, क्योंकि रशिया ने अगला ही दिन यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो कुछ ही दिन गुजरे होंगे इस बात को, और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कह रहे हैं ओआईसी में खड़े होकर तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को कि मुस्लिम कंट्रीज़ को रशिया एंड यूक्रेन पर न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए। तो उनमें से किसी ने उठकर ये बात नहीं की, ये सवाल नहीं उठाया कि सर वो आप रशिया गए थे, अच्छा वो सॉरी मुझे याद नहीं रहा, रशिया तो वो गंदम के लिए गए थे, वो वीट के लिए गए थे, वो टाइमिंग वो थी, कोई बात नहीं, वो उनका कि हो जाती है टाइमिंग, तो आपको पता है फिर हो ही जाती है इधर उधर, लेकिन वो गंदम लेने के लिए गए थे। हालांकि अभी तक वहाँ से वीट लेने का कोई ऐसा सिलसिला हुआ नहीं है। इंडिया ने वहाँ से ऑयल ले लिया है, जिस पे उन्होंने वो बात भी की ना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि देखें इंडिया को देखें, क्वाड में भी है और रशिया से जो है उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है, फिर भी तेल ले रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो जो बात की थी कि वहाँ से हम रशिया से गंदम मंगवा रहे हैं, वीट मंगवा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या आगे पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है? अगर इसीलिए विजिट किया गया था तो क्या गंदम मंगवा ली गई है? अब देखें ये जो ओआईसी है, ये अफ़गानिस्तान के मसला असल में इसमें उठाया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है इस वक्त, वाकई वहाँ पे जो अब बात नहीं हो रही उनके लिए कोई भी, इतने बहुत सारे मसाइल और खड़े हो गए यूक्रेन और रशिया के बाद, क्योंकि वो अब उसको छोड़कर यूक्रेन और रशिया के ऊपर बात होना शुरू हो गई है। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो तमाम ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये कश्मीर के मसले पर इकट्ठे हो जाएँ, सब मिलकर जो है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो इंडिया को कंडेम करें। अब वज़ीर आज़म साहब शायद जानते नहीं हैं या किसी ने उनकी मालूमात में इजाफ़ा नहीं किया कि जितने कंट्रीज़ वहाँ पर मौजूद थे, इन सब के इंडिया से बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इतने बड़े ट्रेड होती है, इतनी बड़ी ट्रेड होती है। ये तमाम कंट्रीज़ आपकी ये बात सुनकर अपनी ट्रेड ख़त्म कर देंगे, और आज तक इनमें से किसी एक ने भी कश्मीर के मौजू पर इस ओआईसी से बाहर जाकर, इससे पहले या इसके बाद, ना तो इन्होंने कभी आवाज़ उठाई, ना ये उठाएंगे आवाज़। और पीएम इमरान ने यूएई से ये सवाल नहीं किया
कि आप यहाँ पर ओआईसी में कश्मीर के इशू पर जो है वो हम सब इकट्ठे हैं मुस्लिम कंट्रीज़, और वहाँ पर आप इससे पहले ही आपके कोई 36-40 डेलीगेट्स इंडिया में कश्मीर में पहुँच चुके हैं, वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं। तो ये तो मुनाफकत है कि एक तरफ जो है वो कश्मीर के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं हमारे साथ मिलकर, और दूसरी तरफ आप वहाँ पर इससे पहले ही आपने वहाँ पर जो है वो 30-40 लोग भेज दिए कि वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी कश्मीर में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसके ऊपर वो वहाँ पर जाकर कर रहे हैं। तो मतलब आप वहाँ पर भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ सवाल उन्होंने नहीं किया। ये नहीं है कि उनको ये मालूम नहीं होगा, उनको उन तक ये खबर बड़ी अच्छे तरीके से पहुंच चुकी होगी, लेकिन उसके ऊपर वो बात कर ही नहीं सकते, वो इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका मकसद ये कि बस ठीक है ओके बात ही करनी है तो कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। अगर हल करने वाली बात हो और जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का वो बहुत बड़ा अलंबरदार करते हैं, तो फिर तो उनको ये कहना चाहिए कि उनको सबको कहें कि मैं तो यहाँ से आपको निकलने नहीं दूंगा जब तक आप मुझसे ये वाली रेजोल्यूशन पर सिग्नेचर नहीं करेंगे कि आप अपनी सारी ट्रेड बंद कर देंगे, और जिस जिस मुल्क से मैं कहूँगा आप उससे ट्रेड करेंगे और जिससे हम कहेंगे आप उससे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम सबका इकट्ठा मसला है, वो मुसलमानों का मसला है। तो हो सकता है फिर आगे से कोई उनको ये कहता कि ऐसा करें आप चाइना से अपना तमाम जो है ना सेटअप वाइंड अप करें, क्योंकि वहाँ पे वीगर मुस्लिम्स का मसला है, तो फिर उसको भी कर लें। ये बड़े मुश्किल हालात हो जाते हैं उनके लिए। लेकिन जिस पाकिस्तान में लोग इस्तेसाल का शिकार हैं, एक वो अखलाकी दीगर प्रेशर ममालिक ही की तरह क्रिएट तो कर क्या सकता फायदा है दे सके? अपनी करारदादों के जरिए सिर्फ एक अखलाकी प्रेशर ही क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डेफिनेटली उनके ना ही उस तरह की फोर्सेस मौजूद हैं, ना ही उस तरह की इख्तियारात मौजूद हैं कि वो किसी तरह से अपने फैसले या अपनी करारदादों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कुछ कर सके या दूसरे ममालिक के ऊपर प्रेशर डाल सके। खासकर वेस्ट की अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि सिर्फ अखलाकी प्रेशर के साथ इतने बड़े बड़े मसाइल जो हैं उनको हल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये वैसे ही एक जो वो इल्लामा इकबाल का शेर है कि कमज़ोर के हिस्से में मर्ग मुफाजात। तो ये इखलाकी जो फतह या इखलाकी प्रेशर, ये कमज़ोर मुल्कों की डिक्शनरी के अल्फाज हैं कि जो फरीक हार जाता है मेरी इखलाकी फतह हो रही, तो फतह फतह होती है, इखलाकी फतह कोई नहीं होती। ये दुनिया या इसकी फॉरेन पॉलिसी या इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ताकत से, अब रशिया को देख लें, रशिया की रिसर्जेंस हुई है, तो वो बावजूद पूरे वेस्ट की कोशिश के वो यूक्रेन के अंदर अपने उसको एज ए इत्तेहादी प्रोटेक्ट ही नहीं कर सके। उन्होंने सिक्योरिटी गारंटीज दी थी यूक्रेन को कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम ना फॉलो करें, हम करें, तो इखलाकी फतह कोई भी नहीं होती। ये जो डिक्शनरी है और चंद गाने रिलीज कर देने से वसाले यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं, लड़ना पड़ता है, कौमों को जदोजहद करनी पड़ती है, आगे होना पड़ता है। तो अभी तो मुसलमान मुल्क जो हैं, ये एक जो पहली जंग अजीम के बाद फ्रेंच और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स ने आपस में नक्शे बनाए हैं रेत पे बैठ के, उसके नतीजे में ये वजूद में आए हैं। और खिलाफत उस्मानिया का जवाल कैसे हुआ, तुर्कों और अरबों की जंग हुई, उस वक्त के कर्नल लॉरेंस ऑफ अरेबिया से लेके आज तक के जो कर्नल लॉरेंस हैं, वो आज भी वही है, हिस्ट्री रिपीट कर रही है। ये जो मोस्टली जो रिजीम्स हैं, ये इंस्टॉल्ड हैं, वही नस्लें हैं जिन्हें आज से 100 साल पहले इंस्टॉल किया गया था। तो इसके अंदर लोगों को मेरा ख्याल है हमें सच बात भी बतानी चाहिए कि ये फोरम अच्छा है और चैलेंजेस हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इससे इनकलाबी तवक्कुआत वाबस्ता